हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ एक बार फिर एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एसएचएम में अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, उसमें हम लोगों ने स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए और एसएचएम में मैंने बताया कि टाइम पीरियड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड। फोर्स मेथड से रिलेटेड कई क्वेश्चन अब तक हम लोग देख चुके हैं, है कि नहीं। तो आइए आज देखते हैं एनर्जी मेथड से कुछ अच्छे क्वेश्चन। और आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं तो कौन सा तरीका इफिशिएंट होने वाला है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आइए पहले हम लोग एनर्जी मेथड, वैसे एनर्जी मेथड में प्रोसेस स्टेप्स मैं लिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 8 में। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो उतना डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूं, मतलब आपको लेक्चर नंबर 8 एक बार देख लेना चाहिए, है कि नहीं। और अगर आप देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए स्टार्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, एनर्जी मेथड से थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूं। एनर्जी मेथड, इससे कैसे हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, मैंने स्टेप्स कुछ बताए थे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या था कि आप जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। मतलब डिसाइड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम लोगों को पता है कि ऑसिलेशन जीरो होता है, इसका मतलब कुछ करना नहीं है। एनएलएम पढ़ चुके हैं हम लोगों को लिखना है एफ नेट इक्वल टू जीरो, और जहां ऐसा मिल जाए इसका मतलब वही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है। सेकेंड, स्टेप सेकेंड जो है उसमें हमने कहा कि कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं। सिस्टम की टोटल एनर्जी निकाल लीजिए। अच्छा, इससे होना क्या है जरा ये देख लीजिए। जब भी मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी की, इसका मतलब वो कंटेन करेगा काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी जो फंक्शन होगा वो वेलोसिटी का होगा और पोटेंशियल एनर्जी जो फंक्शन होगा वो पोजीशन का होगा। मतलब अगर ये v का फंक्शन है तो ये x का फंक्शन होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चीज और हम लोगों ने देखा है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहने वाली है अगर वो पार्टिकल एसएचएम करता है तो, है कि नहीं। अगर डैम्पिंग की बात नहीं करते हैं, अभी उसका नाम ही नहीं लिया हमने, तो अभी यहां तक कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर सारे के सारे हैं तो ये टोटल एनर्जी कंजर्व होने वाली है। और अगर ये एनर्जी कंजर्व होने वाली है, इसका मतलब डी बाई डी टी निकाल दीजिए। टाइम के रिस्पेक्ट में टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो ये जीरो आएगा। अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होता था तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि हम किसी तरह उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं और ये माइनस के एक्स के फॉर्मेट में आ जाता है कि नहीं। फिर इसी एक्सेलरेशन को हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर देते हैं, क्योंकि हम ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए हैं पार्टिकल का और ये कहा जा रहा है कि वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इसका मतलब एसएचएम जब पार्टिकल करता है तो उसका एक्सेलरेशन ये होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो यहाँ है वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा यहाँ भी होगा। मतलब जो एक्स के कोफिशिएंट है वो इक्वल होंगे। ये के या के डैश आप ले लीजिए, क्योंकि जनरली फोर्स को एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लिखते हैं तो एक्सेलरेशन को माइनस के बाई एम इंटू एक्स लिखते हैं। लेकिन ये वास्तव में है तो कांस्टेंट, तो आप के लिखो के डैश लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो यहां से हमको ओमेगा मिल जाता है। इसका मतलब टाइम पीरियड निकालने का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमको एनी हाउ ओमेगा पता करना होगा, तभी वो टाइम पीरियड निकलेगा। अब जैसे इसको हम करते हैं तो हमको मिलने क्या वाला है, जरा ये देख लीजिए भाई। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसमें फंक्शन होगा हाफ mv²। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो हाफ m तो कांस्टेंट है, ये क्या आएगा 2v इंटू dv/dt। अरे भाई ये dv/dt इसी की तलाश में तो थे हम लोग। इसका मतलब आइसोलेशन यहां से मिल जाएगा हम लोगों को, और आइसोलेशन जैसे मिल गया तुरंत हम इसके बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए एनर्जी मेथड को हम लोग यूज करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कहा जब भी किसी के काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हों तो हमको ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि कौन सा तरीका इफिशिएंट होगा, मतलब किसमें काम चोरी लग सकती है, मतलब आसानी से क्वेश्चन कौन सा हो सकता है कि नहीं। तो नॉर्मली अगर सिंपल सा ब्लॉक अरेंजमेंट है तो मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि फोर्स जो है सफिशिएंट है, उसी से कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कहीं जब रोटेशन की बात आती है तो जितना तेजी से ब्लॉक घूमता है उससे ज़्यादा तेजी से बच्चा घूमने लगता है कि नहीं। क्योंकि रोटेशन पता नहीं क्यों आप लोगों को लगता है कि वो रॉकेट साइंस है। तो अगर आपको लगता है कि रोटेशन उसमें इन्वॉल्व हो गया तो मैं कहूँगा कि उस समय आप एनर्जी मेथड अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो टोटली आईटी बेस्ड होने वाला है। अगर आप मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो मैं नहीं कहता कि ये लेक्चर आपको देखना चाहिए, आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना सफिशिएंट है आपके लिए, है ना। आगे भी कुछ लेक्चर हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट इस लेक्चर में मुझे नहीं लगता कि आपकी ज़रूरत है। हाँ, अगर सीखने की टेंडेंसी है तो कुछ भी सीखा जा सकता है, बैठिए देखिए, है कि नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अब आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इस वीडियो के लिए उन्हीं को देखना चाहिए जो आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ से एनर्जी से आइसोलेशन मिल रहा है, और मिल रहा है तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि सारा कहानी तो वही क्लियर करवाता है फिजिक्स में, है कि नहीं। तो चलिए एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, कह रहा है शोन इन फिगर द पुली ब्लॉक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि एक पुली है, ध्यान दीजिएगा इस पुली के बारे में कुछ चीजें दे दी गई, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इसका ये रेडियस ये आर है ना। एक स्ट्रिंग है जो इस पुली के ऊपर से पास हो रहा है, उससे एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है और मास m है। कह रहा है गिवन फिगर में जैसा दिया गया है उस केस में ये पुली ब्लॉक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इफ द ब्लॉक स्लाइटली डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड, डिस्प्लेस्ड मिस हो गया भाई, डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड रिलीज देन फाइंड पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में ये इस पुली का जब भी मास दे दिया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाए, इसका मतलब वो रोटेट करेगा, है कि नहीं। और रोटेट करेगा इसका मतलब ये कुछ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इससे एसोसिएट करेगा। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिए, इस स्ट्रिंग में इस साइड में और इस साइड में टेंशन इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये पुली रोटेट कर रहा है तो इस पर कुछ ना कुछ टॉर्क लगना चाहिए, और टॉर्क ये तभी लगाएगा जब इधर और इधर का टेंशन अगर इक्वल हो जाए, तो ये टॉर्क नहीं लगाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में तो मैं कहता हूं कि आपको एनर्जी मेथड अप्लाई करना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या होता है अब इसका सॉल्यूशन। अच्छा, मैं चाहूंगा फिर एक बार मैं बोलूंगा कि एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए, कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है वेल एंड गुड,
नहीं होता तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, और आज पूरा लेक्चर हमको लग रहा है कि इन्हीं चीजों पे चलता रहेगा, ठीक है, या हो सकता है कुछ और बढ़े, वो तो टाइम डिसाइड करेगा, है कि नहीं। आइए देखते हैं पहला स्टेप क्या था, हम लोगों ने क्या लिखा था, डिसाइड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अरे भाई वो कह तो रहा है कि ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन आप ये देखो कि अगर ये ब्लॉक इससे कनेक्ट नहीं किया गया होता तो क्या ये स्प्रिंग में कुछ इलांगेशन हुआ होता या नहीं हुआ होता। भाई ये ब्लॉक नहीं होता तो इस स्प्रिंग में कोई इलांगेशन नहीं होता, लेकिन ब्लॉक लटकाओगे तो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ इलांगेशन तो हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि ब्लॉक लटकाने से पहले ये ब्लॉक कहीं इस पोजीशन में रहा होगा। मान लेते हैं इसको कि ये हाइट है, मान लो y0। इसका मतलब ब्लॉक अगर y0 नीचे गया तो ये स्प्रिंग y0 ऊपर गया होगा। इसका मतलब इलोंगेशन इन स्ट्रिंग कितना, स्प्रिंग ये कितना होगा y0, क्योंकि ये ब्लॉक जितना नीचे आएगा स्प्रिंग उतना ही होगा। सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर इस पर लिख लिया जाए कि यहां पर टेंशन T है, तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यह हुआ कि यह ब्लॉक रेस्ट कंडीशन में है, ये पुली रेस्ट कंडीशन में है, ये रेस्ट है। इसका मतलब इस पर टॉर्क नहीं लग रहा है, नहीं तो ये रोटेट कर रहा होता। इसका मतलब यह हुआ कि जितना टेंशन इधर है उतना ही टेंशन इधर होगा, तो वो T इक्वल टू mg होगा। और यहां से अगर देखा जाए तो यही T इक्वल टू KY0 भी होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, है कि नहीं। ये फर्स्ट स्टेप हमने कहा था। ध्यान दीजिए भाई, मैं 10 क्वेश्चन करा दूं कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप स्टेप्स को वायलेट नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बड़ा छोटा नहीं होता, बस वो आपका अपना थीम होता है कि अरे बहुत बड़ा, डर लगने लगा मतलब बड़ा हो गया, ठीक है। तो आप स्टेप्स फॉलो कीजिए, ये गारंटी हमारी है कि आ जाएगा। हाँ, कहीं कहीं शॉर्टकट भी लगता है, मैं अभी दिखाऊंगा भी, ठीक है, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता अगर आप आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक, चलिए स्टेप सेकंड क्या था, डिस्प्लेस ब्लॉक स्लाइटली फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। आप स्लाइटली के बजाय ये कह सकते हो कि ब्लॉक का जो एम्पलीट्यूड होना है, जो पार्टिकल एसएचएम करने वाला है, उसका जितना एम्पलीट्यूड है वहां तक खींच के लेके चले जाओ, फिर छोड़ दो, ठीक है। और बीच में कहीं निकालो। मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर ये जो है ब्लॉक यहां होता ऐसे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये ब्लॉक यहां होता, ये रस्सी यहां तक आई होती, और इसके पास इस समय v वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी ऊपर हो या नीचे हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं पॉइंट P। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम of the system when block is at point P, when block is at point P। चलिए भाई बता दीजिए एनर्जी क्या क्या होगा। पहले ये ब्लॉक मूव कर रहा है कि नहीं, उसके पास वेलोसिटी है, तो उस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगा 12mv²। इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये ब्लॉक मूव करेगा, रस्सी इस पर स्लिप नहीं हो रही है, तो ये भी तो कुछ ऐसे रोटेट करेगा भाई। इसका मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद पुली, जब भी कोई चीज अपने फिक्स एक्सिस पर रोटेट करता है तो उसकी एनर्जी तो 12i⍵² होता है कि नहीं।
और मान लीजिए ये मीन पोजीशन से यहाँ कुछ नीचे आ गया है, इसका पोजीशन y है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, और मैं कहूँगा कि वो रेफरेंस पॉइंट आप मीन पोजीशन को ही ले लीजिए। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, एक रेफरेंस लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। तो इस ब्लॉक को अगर इस रेफरेंस लाइन से देखा जाए तो थोड़ा नीचे भी है, इसका मतलब -mgy ये हो गया। और कहीं एनर्जी है क्या भाई? आपको दिख रहा हो या नहीं? लेकिन मेरे को तो दिख रहा है। जब इसको आप, ये ब्लॉक यहाँ था तब इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था। अब ये स्प्रिंग, अगर ये ब्लॉक नीचे खींच दिया आपने इतनी दूरी, तो स्प्रिंग इतना बढ़ भी गया, तो इसके पास इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी इन द स्प्रिंग हाफ के y0 प्लस y स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बता दीजिए भाई, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही बैकबोन है ना इस कॉन्सेप्ट का। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आया। ठीक, चलिए। अच्छा, हम लोग एक रिलेशन और जानते हैं कि v = r ओमेगा भी तो होता है। अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, क्योंकि रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल है, तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसका मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की जगह v/r लिख सकते हैं। तो इसी ओमेगा को क्या मैं v²/r² लिख दूं? कोई दिक्कत? बस कुछ करना ही है नहीं यार, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो गया भाई, जरा देख लो। d/dt = 1/2m और v² का 2v × dv/dt। भाई मैं बोल चुका हूं कि ये लेक्चर केवल और केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से, चेन रूल से, है कि नहीं। प्लस हाफ I/r², और यहाँ भी वही होगा 2v × dv/dt माइनस mg, और ये dy/dt होगा प्लस हाफ के, और इसका होगा 2y0 प्लस y × dy/dt। यही है ना, इसी को =0 पुट करना है भाई, है ना। चलिए पुट कर देते हैं। अच्छा, ये याद रखेंगे कि mg की वैल्यू ky0 है, मैं यहां लिख दे रहा हूं mg = ky0। ये फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं। चलिए अब जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है, ठीक है। बस यहाँ नहीं है तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो यार, ये हाफ कैंसिल हो जाएगा हर जगह, है कि नहीं। और ये dy/dt ये कुछ और थोड़ी है, ये तो वेलोसिटी है, ये भी क्या है, वेलोसिटी है। इसका मतलब ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, है कि नहीं। वेलोसिटी कॉमन लिया जा सकता है और कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो रहा है जरा देख लीजिए। v × dv/dt, इन दोनों में अभी मैं देख रहा हूँ, तो v × dv/dt अगर कॉमन ले लेते हैं और ये 2 पहले से कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा 2m,
प्लस ये 2i बाई आर स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2mg और ये dv बाई dt को v और ये भी प्लस 2k और ये हो गया y नॉट प्लस y इंटू वी। इसी को तो इक्वल टू 0 पुट करना है। v कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और ये dv बाई डी तो a हो गया। अच्छा 2 भी हर जगह दिख रहा है तो 2 भी कैंसिल कर दिया जाए, तो ये हो गया a और ये हो गया m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाएं तो mg माइनस के वाई नॉट माइनस के वाई, यही तो होगा। और ये mg और के वाई नॉट ये इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है, ये दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जो निकल के आया वो क्या गया, a इक्वल टू माइनस के अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू वाई। अरे भाई यही तो था कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, उसी से कंपेयर कर देना है, कंपेयर विद a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बचा ही कितना, यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा हो गया अंडर रूट के अपॉन m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, या फिर t इक्वल टू, यही तो होता है भाई 2 पाई बाई टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। यही तो टाइम पीरियड था, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, है कि नहीं। अगर नहीं आई हैं तो मैं फिर कहूँगा कि वीडियो को अभी रिपीट कीजिए तुरंत, है कि नहीं, और अगला क्वेश्चन फिर अपनी मर्जी से ही कीजिए। हर क्वेश्चन को, कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, किसी भी एक क्वेश्चन में आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। अगर वायलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी, ठीक है। और मैं नहीं चाहता, देखिए टीचर और बुक्स में एक छोटा सा ही डिफरेंस होता है। टीचर मतलब कि कोई एक बार जो एक कॉन्सेप्ट बता दे वो सबके लिए अप्लीकेबल हो, रामबाण हो। हर क्वेश्चन के लिए नया नया कॉन्सेप्ट, मतलब वो एग्जाम में आपके लिए धोखा है, ठीक है। कभी उतने कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं कर सकते। मान लो किसी चैप्टर में 2-4 कॉन्सेप्ट ही है, 10 कॉन्सेप्ट, तो वो 10 याद रह सकते हैं, लेकिन किसी चैप्टर पर क्वेश्चन तो हजारों फ्रेम हो सकते हैं। तो क्या मैं हजारों तरीके से बताता रहूं? छोटे तरीके हो जाएंगे, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं उसको प्रीफर करता। मैं कहता हूं एक तरीका पकड़ो जिससे सारा क्वेश्चन हो जाए, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो रिपीट कीजिए अगर नहीं समझ में आया है, और अगला क्वेश्चन आप खुद से करें, ठीक है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एज शोन इन फिगर इफ मास ऑफ पुली इज m देन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन इफ पुली डज नॉट स्लिप ऑन ए स्ट्रिंग। कह रहा है कि ये पुली है, इसको थोड़ा सा थोड़ा स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ और छोड़ देंगे तो ये पुली अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा ऐसे, है ना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो कह रहा है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका टाइम पीरियड कितना होगा जब इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, रेडियस r है कि नहीं, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है कि नहीं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा
और आप वीडियो पॉज करके इसे अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे, है कि नहीं? अगर आंसर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है फिर देखते हैं एक क्वेश्चन, है कि नहीं? चलिए मैं मिटाता हूं इसको। पहला स्टेप क्या बताया मैंने? सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन डिसाइड करो। इसका मतलब अगर ये पुली मासलेस होता या इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला होता तो इसका जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पर है, एटलीस्ट ये यहाँ पर तो नहीं होता, कहीं कुछ ऊपर होता, है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये वाला पॉइंट अगर यहाँ होता, पुली कुछ ऐसे होती, कितना ऊपर? y0 ऊपर। तो पुली अगर y0 नीचे आ रहा है तो y0 स्ट्रिंग की इधर जरूरत पड़ रही है, y0 स्ट्रिंग की इधर जरूरत पड़ रही है, और ये मिलेगा कहां से? ये स्प्रिंग में ही इलांगेशन होगा, स्प्रिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग का इलांगेशन जो होगा वो 2y0 हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर आप इतना नहीं सोचना चाहते तो बस ऐसे लिख लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर ये है तो दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन T होगा इक्वल, और ये mg होगा, तो 2T इक्वल टू क्या आएगा? mg। और यही T जो इसमें टेंशन हम लोगों ने दिखाया यही के, तो 2KY0 इक्वल टू mg हो जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अरे भाई ये टेंशन है तो मान लो कि ये y0 नहीं आया, इसी में y0 इलांगेशन हो गया, ठीक है? तो अब जो है 2KY0 इसमें क्या हो गया? मतलब y0 क्या है? इलांगेशन इन द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट स्टेप कि if y0 is the elongation in spring, if y0 is the elongation in spring in equilibrium condition, then from FBD, इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है तो FBD ही बताएगा भाई। इस पुली का FBD बनाते हैं तो इसमें टेंशन T ऊपर लगेगा, इसमें टेंशन T ऊपर लगेगा, इसका mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। इसका मतलब सिग्मा Fy इक्वल टू 0 अगर लिखते हैं आप तो 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, एक इक्वेशन। और अगर इस स्प्रिंग के बारे में सोचते हैं तो स्प्रिंग में एक इंड फिक्स है और इधर टेंशन T इसे खींच रहा है, तो T इक्वल टू KY0। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड 2KY0 इक्वल टू mg हो जाएगा। ये एक रिलेशन निकल के आया। पहले तो यही हमको डिसाइड करना था, ठीक है? मुझे लग रहा है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, है कि नहीं? चलिए भाई यहाँ तक क्लियर है ना? अब हम लोग इसको मिटाते हैं, मतलब ये एक रिलेशन मिल गया, इसी की पहले हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एक रिलेशन यही लिख लेते हैं कि 2KY0 इक्वल टू क्या है? mg, ठीक है? और इस सब को जाते हैं भूल, क्योंकि बिना स्पेस के तो कुछ काम होने ही वाला नहीं है कि नहीं? चलिए अब हमने कहा
कि उस ब्लॉक को जो SHM करता है उसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कीजिए, है कि नहीं, और थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दीजिए। डिस्प्लेस थोड़ा सा क्या, जितना एम्पलीट्यूड है वहाँ तक डिस्प्लेस करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। तो मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो यहाँ पर पहुँचा है और ये पुली का सिचुएशन है नया वाला, है ना। इस पोजीशन में ये पुली पहुँच चुका है, ये रस्सियाँ यहाँ तक आ चुकी हैं, इसका मीन पोजीशन ये है, ये यहाँ से y दूरी आ चुका है नीचे और इस समय इसके पास कुछ वेलोसिटी है v। ठीक है, तो अब जो है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर लिखते हैं तो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अरे भाई वीडियो पॉज कीजिए और टोटल एनर्जी लिख के देखिए, क्योंकि सब कुछ तो यही है। इसके बाद तो खाली मैथ वाले सर का काम है एक बार डिफरेंशिएट करना और आंसर आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि टोटल एनर्जी लिखने की कोशिश आपको करनी चाहिए, है कि नहीं। चलिए मैं देखता हूं भाई, एनर्जी शुरू करते हैं कहाँ से। ये जो है ब्लॉक, ये जो पुली है ये रोल कर रहा है, क्यों, क्योंकि इस रस्सी पर ये स्लिप नहीं हो रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक तो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये रोलिंग का कंडीशन तो होता है। इसका मतलब इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, है कि नहीं। फिर एक ये अपने मीन पोजीशन पर, ठीक है, मतलब अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है, तो हाफ I⍵², है कि नहीं। यहां से y नीचे आ गया है तो -mgy, और उसके बाद में इस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ इलांगेशन हो चुका है, तो स्प्रिंग कुछ एनर्जी स्टोर करेगा हाफ के, और कितना हुआ है पहले ये तो सोच लो। ये स्प्रिंग में इलांगेशन इस समय कितना हुआ है, हाफ के। मैं यहाँ पहले तो y0 था, ठीक है, ध्यान दीजिए y0/2 होगा ऊपर से, अगर इसकी वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब तक हमने लिखा है कि यहाँ पर स्प्रिंग में इलांगेशन कितना है, y0, और उसके बाद y अगर इस पुली को पकड़ के नीचे खींचोगे तो इधर का ये जो एडिशनल लेंथ y आया है और इधर का जो एडिशनल लेंथ y आया है, ये कहाँ से आएगा। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग है, वो तो उसमें इलांगेशन हो नहीं सकता, इसका मतलब स्प्रिंग में ही हुआ होगा। तो y0 + 2y इसमें इलांगेशन हो गया टोटल, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक चीज़ और फिर से करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने कहा कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, ठीक, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका ओमेगा कितना होगा, ओमेगा की जगह v/r लिख सकते हैं ना। तो क्या मैं इसको फिर से v² बाई r² पुट कर दूं, क्यों, ओमेगा = v/r। ये टोटल एनर्जी आ गई भाई, जरा डिफरेंशिएट कर दो, तो d/dt हाफ m × 2v × dB/dt प्लस हाफ I/r² × 2v × dB/dt माइनस mg × dy/dt प्लस हाफ k, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2
वाई नॉट प्लस 2y, और फिर इसके अंदर जाएंगे तो 2dy/dt, यही ना होगा। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई तो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, उसे देख लीजिए। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, है कि नहीं, और इसी को इक्वल टू 0 पुट करना है। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, dy/dt वेलोसिटी है, ये dy/dt वेलोसिटी है, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, m इंटू dv/dt मतलब a प्लस I/r² इंटू a माइनस mg प्लस k 2k y नॉट प्लस 2i इक्वल टू, ये हुआ ना। ओपन कर दीजिए, ए कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, m प्लस I/r² इक्वल टू, इसको mg को उधर ले जाइए, माइनस 2ky नॉट प्लस 4ky, प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा, माइनस 4ky। ये भाई 2ky नॉट mg के बराबर है तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलेरेशन आ गया -4k डिवाइडेड बाई m/I/r², है कि नहीं। तो एक्सेलेरेशन इस केस में आ गया -4k अपॉन m प्लस I/r² इंटू y। कंपेयर कर दो भाई, कंपेयर विद a इक्वल टू माइनस ω²y, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई जो कि 2π/t होता है, ये आ गया √4k अपॉन m प्लस I/r²। इसका मतलब t इक्वल टू क्या आ गया, 2π√m प्लस I/r² डिवाइडेड बाई 4k। तो मुझे उम्मीद है कि एनर्जी मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है अब तक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, है कि नहीं। लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको और ज़्यादा रियलाइज होगा, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है जो अभी तक मिसिंग है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर, मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। कह रहा है सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m परफॉर्म स्मॉल ऑस्किलेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन if slightly displaced from the mean position. If the cylinder does not slip on the ground, then calculate period of oscillation। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों का के दिया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट जरूर करेंगे, है कि नहीं, क्योंकि एनर्जी मेथड पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवाना, ठीक है, उससे अच्छा है कि एक क्वेश्चन में कुछ, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा हर बार वही रिपीट हो रहा है, तो मैं कहूँगा वीडियो पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आपने किया होगा। अगर आंसर आ रहा है देन वेल एंड गुड। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ बताना है, बस उसी के लिए मैं कहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखिए। आइए देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा ध्यान दीजिए, जब पुली दे रहा था तब उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो खुद लिख दे रहा था आई है, लेकिन यहाँ पुली के बजाय सिलेंडर लिख दिया। पुली बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, इसीलिए उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना जरूरी होता है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये जानते हैं आप, है कि नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि ये जो है रोटेट हुआ
और थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसे यहाँ से रोटेट होके यहाँ पहुँच गया। मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ। हमने कहा ये रोटेट होके यहाँ पहुँच गया, ये और आगे गया था, है ना, लेकिन अब जो है यहाँ से इसका ये डिस्प्लेसमेंट x है। इस समय इसके पास वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। चलिए जल्दी से टोटल एनर्जी लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ इक्विलिब्रियम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस स्प्रिंग में ना कोई इलांगेशन होगा, ना ही इस स्प्रिंग में। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी कहाँ? जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में स्प्रिंग में कुछ ना कुछ इलांगेशन पहले से ही मिल जाए आपको, है कि नहीं, तभी वहाँ डिसाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ कोई भी इलांगेशन नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप जो था वो स्किप कर दिए हम लोग और टोटल एनर्जी लिखते हैं। ज़रा ये आप ज़रूर लिखेंगे, उसके बाद मेरे से मैच कराएंगे। भाई सिलेंडर का ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो हाफ mv²। सिलेंडर अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, मतलब रोलिंग में जो होता है एनर्जी, रोलिंग एनर्जी यार आपको याद होगा, तो हाफ mv² प्लस 1 प्लस क्या था, k²/r², लिखते थे ना। अगर आपको रोटेशन याद है तो, नहीं याद है भूल जाइए, कुछ ज़रूरत नहीं है। वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, तो हाफ आई ω², है कि नहीं। ये ओमेगा की वैल्यू आप जरूर लिखेंगे, क्या, v/r, तो ये v/r लिख लेंगे, प्लस इस स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, कितना, हाफ kx², और इसमें भी स्टोर हो गई हाफ kx², 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्या आपने यही एक्सप्रेशन लिखा है? और अगर ऐसा लिखा है भाई तो ये सही नहीं है, बस खाली इतना बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। ये अगर आपने लिखा है इसका मतलब ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी रोलिंग होता है तो यहां हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिखाई है, ये वेलोसिटी 0 होती है, इसके पास वेलोसिटी v है, तो इसके पास वेलोसिटी 2v होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम टाइम में अगर ये x दूरी तय करता है तो ये वाला 2x दूरी तय करेगा भाई, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ बताना नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पर स्प्रिंग में जो इलांगेशन या कंप्रेशन होने वाला है, अगर ये पुली रोटेट होके, ये सिलेंडर रोटेट होके x दूरी मूव किया है, इसका मतलब इसका जो ये सरकमफेरेंस पर जो ये पॉइंट था कांटेक्ट में, वो अब जो है 2x दूरी मूव कर चुका होगा। इसका मतलब यहाँ ये एक्सप्रेशन 2x का स्क्वायर होगा, और ऐसे 2 स्प्रिंग है तो होगा। भाई इसमें अगर किसी को डाउट है तो मैं कहूँगा प्लीज़ रोटेशन रिपीट कीजिए, है कि नहीं, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी प्योर रोलिंग का कंडीशन होता है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो कांटेक्ट पॉइंट है, जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होती है। सेंटर की वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी v और प्लस v, ये v प्लस v मतलब v प्लस r ओमेगा होता है, और ये वेक्टर फॉर्मेट में ऐड किया जाना होता है। इसका मतलब ये 2v हो जाता है, और किसी पॉइंट पर करेंगे तो कुछ और आएगा, ठीक है। मुझे वो अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नहीं तो हम लोग रोटेशन में चले जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं, हाफ mv² प्लस हाफ आई की वैल्यू, भाई सिलेंडर है, सिलेंडर का अपने एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी है,
1/2mr² होता है, और ये होता है v²/r² प्लस ये 2 से 2 कैंसिल 4kx², ये हो गया, है कि नहीं। तो d/dt अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हाफ m इंटू 2v dv/dt प्लस ये r² कैंसिल हो जाएगा, m/4 फिर से 2v dv/dt प्लस 4k और x² का हो जाएगा 2x इंटू dx/dt, और ये dx/dt ही वेलोसिटी, इसी को इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल होके 2 हो जाएगा, और ये dx/dt वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, m इंटू dv/dt मतलब ma प्लस m/2a, तो ma प्लस m/2a इक्वल टू माइनस ऑफ 8kx, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 3ma/2 इक्वल टू माइनस 8kx, है कि नहीं। आइए स्पेस बनाते हैं कुछ, तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू माइनस 16kx/3m, कंपेयर कर दीजिए विद a इक्वल टू माइनस ω²x। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की वैल्यू जिसे आप 2π/t लिखते हो, ये कितना आ गया √16k/3m, या t इक्वल टू 2π√3m/16k, है ना। तो t इक्वल टू क्या आ गया π/2 √3m/k। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, है कि नहीं। अच्छा, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे भाई कि ये टॉप पर है तो कितना हो गया। अगर मान लीजिए यही ऐसा कुछ, अच्छा ये समझ में आया ना आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर यही ऐसा नहीं होता और ये कुछ अलग इस तरह से कनेक्ट किया गया होता, ये पुली है, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्ट कर दिया गया टॉप मोस्ट पर, एक सेंटर से कनेक्ट कर दिया गया, और एक कहीं बीच में और कनेक्ट कर दिया गया, है कि नहीं। तो अगर इसको डिस्प्लेस करते तो x डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए इसके सेंटर का हुआ है तो इसमें x ही होता, इसमें 2x हो जाता, और इसमें यहाँ से ये दूरी r कितना है तो r इंटू ओमेगा, यहाँ का वेलोसिटी हो जाता v प्लस r ओमेगा, इसको t से मल्टीप्लाई करते हम लोग तब आता। मान लीजिए ये r/2 होता तो यहाँ की वेलोसिटी हो जाती 3v/2, इसका मतलब यहाँ x है तो यहाँ क्या हो जाता 3x/2। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह अलग अलग पोजीशन पर अगर स्प्रिंग कनेक्ट किए गए तो सब में इलांगेशन या कंप्रेशन इक्वल होने वाला नहीं है। अच्छा, और एक चीज भी हो सकता है कि कभी कभी जो v इक्वल टू r ओमेगा हम लोग लिख ले रहे हैं, इसमें क्या है, जब ये v टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तब कभी कभी ये भी वैलिड नहीं होता। ये रोटेशन में आपको सिखाया गया होगा, है कि नहीं, कि ओमेगा एक ऑब्जेक्ट का तो सेम होगा लेकिन वो अलग अलग पोजीशन पर अगर पुली से अटैचमेंट है
ये आर बदल जाए तो ये वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट के लिए बदल जाएगी। तो ये सारी बातें भी ध्यान देनी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेकिन ये कहानी अभी रुकी नहीं है ना। स्प्रिंग से रिलेटेड कुछ और भी अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं, या स्प्रिंग नहीं है तो कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं एनर्जी मेथड में। तो मुझे लगता है कि आज आपको यहीं छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ज़रूर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। लेकिन अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आपका लाइक, शेयर और पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और मुझे विश्वास है कि आपको मुझे वो ज़रूर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।